बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान प्रयोग पर आधारित विज्ञान है और इस प्रयोग को प्रामाणिक रूप में ज्ञात करने के लिए उन गुणों का मापन जरूरी होता है। और मापन जब मानक के सापेक्ष किया जाता है तो यही मानक जो है वो क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं। मानक मापन पद्धति SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है और इसके अंतर्गत 7 मात्रक जो है वो मूल मात्रक माने जाते हैं। ये 7 मात्रक क्या क्या हैं? लंबाई, जिसे हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं, समय सेकंड में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में और द्रव्य की मात्रा को मोल में मापा जाता है। इस प्रकार ये जो 7 मात्रक हैं ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और इन मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त होते हैं उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। किस प्रकार प्राप्त होंगे देखते हैं। आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का ही मापन मीटर में होता है। तो इस तरह से आयतन का जो मात्रक होगा वो घन मीटर होगा। इसी तरह से घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसी तरह से आप विभिन्न राशियों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या है। बच्चों, रसायन विज्ञान में आप जानते हैं अणु परमाणु द्रव्यमान, अणु परमाणु के द्रव्यमान, आवेश इत्यादि हम लोग लिखते हैं और ये सब क्या है? बहुत छोटी संख्या है। इसी प्रकार से हमें कुछ बड़ी संख्या भी लिखनी पड़ सकती है या जो हम मापते हैं वो संख्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो इन संख्याओं को, बहुत बड़ी संख्याओं को और बहुत छोटी संख्याओं को एक विधि है व्यक्त करने की, उस विधि को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला है n' बराबर n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। यहाँ पर स्मॉल n जो है वो घातांक है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे 0.00033, अगर इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर व्यक्त करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4। मतलब जब दशमलव को हम दाहिनी ओर ले जाएंगे तो जितने स्थान आगे लगाएंगे उतनी ही संख्या ऋणात्मक घात के ऊपर 10 के ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से दूसरी संख्या देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हमने दशमलव लगा दिया 4.5678 तो इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? 4.56789 इंटू 10 टू द पावर 5। मतलब जब दशमलव को हम बाएं हाथ की तरफ लगाएंगे तो हम उतनी संख्या को घात के रूप में, मतलब धनात्मक घात के रूप में लगाते हैं। अब जाने कि परिशुद्धता, मापन में परिशुद्धता और यथार्थता क्या है। मापन में परिशुद्धता या एक्यूरेसी आपको बताती है कि माप परिशुद्ध मान के कितना निकट है, ठीक है। और यथार्थता क्या व्यक्त करती है कि जो भी मान प्राप्त किए गए हैं वो मान आपस में कितने निकट है या उनकी वैल्यू कितनी एक दूसरे के से मिलती जुलती है। अंत में हम जानकारी हासिल करेंगे सार्थक अंक की। और सार्थक अंक क्या होता है? प्रत्येक मापन में चाहे वो जितनी भी सावधानी से किया जाए अनिश्चितता अवश्य होती है और इस अनिश्चितता को ही हम सार्थक अंक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसी मापन में उपस्थित सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं तथा आखिरी अंक जो अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम भी हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या नियम है बच्चों? सभी अशून्य अंक क्या है? सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक मतलब शून्य के अतिरिक्त जो भी अंक है,
जैसे 4.73 में सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। दूसरा क्या है? दशमलव के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक क्या है? सार्थक हैं। जैसे देखिएगा 4.320 में सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर 0 को भी सार्थक अंक में ले लिया गया है। अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य अंक हमेशा असार्थक होते हैं। जैसे 0.05 में सार्थक अंक जो है वो क्या होगा? 1 होगा। 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य अंक कैसे हैं? सार्थक हैं। जैसे 3.007 में सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जब मापन के अंत में शून्य होते हैं तो सार्थक अंक का निर्धारण घातांकी संकेतन के आधार पर किया जाता है। जैसे एक संख्या लिखें 20400। इस संख्या को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 20.4 × 10⁻³ तो यहाँ पर जो सार्थक अंक हैं वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इस संख्या को ऐसे लिख दें 20.40 × 10⁻² तो अब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज के क्लास में हमने मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मापन में परिशुद्धता और यथार्थता के साथ साथ सार्थक अंकों के बारे में जानकारी हासिल की। सार्थक अंक से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप किताब से हल कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम रासायनिक संयोग के नियम की जानकारी प्राप्त करेंगे।